हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीव विज्ञान अकेडमी। आज हम देखने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन के बारे में। इससे एग्जाम्स, नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एटीपी जनरेट करता है। ठीक है, अब ये कैसे करता है ये हम बाद में देखेंगे। इसका जो व्यास है वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है और इसकी जो लंबाई है वो 1 से 4 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, ये सभी जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन सभी में पाया जाता है। ठीक है, यदि हम इसके शेप की बात करें तो ये बेलनाकार भी होते हैं। मतलब इनका शेप ना वेरी करता है, अलग अलग टाइप का हो सकता है। ये बेलनाकार भी होते हैं और ये जो प्लेट रहती है ना इसे हम तस्तरी कहते हैं, तो ये तस्तरी के आकार के भी होते हैं। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है ना वो सेल कितनी एक्टिव है। जैसे यदि हम मसल सेल की बात करें जिसे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है तो उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब सेल की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि वो सेल कितनी एक्टिव हो, उसे एनर्जी की कितनी ज़रूरत है। ठीक है, यदि हम स्टैनिंग की बात करें तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को नॉर्मली नहीं विजुलाइज कर सकते कि हमने माइक्रोस्कोप के अंदर सेल रखी और हमें ये दिख जाएंगे। हमें इन्हें स्पेसिफिक डाई से स्टैन करना पड़ता है। इसका नाम, डाई का नाम है जेनस ग्रीन। इससे स्टैन करने पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ग्रीन दिखाई नहीं देते, वो ब्लू दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये जो जेनस ग्रीन है ये एक वाइटल डाई है। ओके, अब हम देखेंगे कि हम इसे पावर हाउस क्यों कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जब हमारी ग्लाइकोलिसिस होती है तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू हमें नेट गेन होता है 2 एटीपी का। ठीक है, और हमें कुछ NADH2 जो है वो NADH के मॉलिक्यूल भी मिलते हैं। ऐसे ही जब हम क्रेब्स साइकिल की बात करते हैं उसमें भी हमें एटीपी तो मिलते ही हैं, लेकिन उसके साथ ही हमें NADH प्लस FADH2 भी मिलती हैं। लेकिन हमें इन्हें एटीपी में कन्वर्ट करना पड़ता है। एक NADH मॉलिक्यूल से 3 एटीपी जनरेट किए जा सकते हैं एंड 1 FADH2 से 2 एटीपी जनरेट किए जाते हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही जनरेट किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब ये कहाँ जनरेट किए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में? जब हम उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो 2 झिल्लियों से मिलकर बना होता है। इसे हम कहते हैं बाह्य झिल्ली क्योंकि ये सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है। इसके अंदर की तरफ की जो झिल्ली होती है उसे हम आंतरिक झिल्ली कहते हैं। लेकिन ये स्मूथ नहीं रहती ऐसी समतल, ये ऐसे क्रिस्टी के फॉर्म में पाई जाती है। मतलब ये अंदर की तरफ ना बलित हो जाती है। ये देखिए ऐसे। इससे क्या होता है, जो आंतरिक झिल्ली है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसकी ज़रूरत क्या है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हमें क्यों बढ़ाना है? तो इसमें क्या होता है, जो हमारी आंतरिक झिल्ली है इसमें ना काफ़ी सारे यहाँ पे एंजाइम्स पाए जाते हैं। यहाँ पे ये जो यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला चलती है। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था ना NADPH से एटीपी कैसे बनती है, तो वो इसी के थ्रू बनती है। और यहाँ पे ऐसे कण पाए जाते हैं, इन्हें हम F1 कण या फिर ऑक्सीजोम भी कहते हैं। ठीक है ना, इन जो F1 कण है इनका ये वाला भाग तो आधार कहलाता है, ये तंतु कहलाता है, और ये इसका शीर्ष, मतलब ये उसका हेड, शीर्ष भाग कहलाता है। ठीक है, ये जो शीर्ष भाग है ये एक एंजाइम की तरह काम करता है जिसका नाम है ATP सिंथेज। ये एंजाइम एटीपी की सिंथेसिस करता है। जो आंतरिक झिल्ली है इसे हम क्रिस्टी भी कहते हैं क्योंकि ये बलित हो जाती है ना, तो हम इसे क्रिस्टी कहते हैं। अभी इसका जो आंतरिक भाग है, क्रिस्टी के अंदर जो भाग पाया जाता है इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है ना इसमें फ्लूइड लाइक, मतलब एक द्रव पदार्थ भरा रहता है, जलीय होता है।
एक द्रव पदार्थ भरा होता है, ठीक है, मैट्रिक्स में ऐसे 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 ऐसे। और जो मैट्रिक्स वाला पोर्शन होता है इसमें एक डीएनए पाया जाता है। ये जो डीएनए है ना ये गोलाकार होता है और द्विसूत्री होता है, मतलब दो स्ट्रैंड से मिलके बना होता है, ठीक है, जैसा बैक्टीरिया में होता है ना सेम वैसे ही। अब आप सोच रहे होंगे कि एक डीएनए सेल में पाया जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में अलग से डीएनए क्यों होता है? क्या ये अलग से कोई सेल है? नहीं, एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पहले एक जीवाणु था, एक बैक्टीरिया था, फिर ये हमारी जो सेल है ये इसके अंदर आ गया और सेल से कहने लगा मैं तुम्हें बहुत सारी एटीपी दूंगा, तुम मुझे रहने दो, रहने की जगह दो, ठीक है। तो इस तरीके से जब सेल के अंदर आया तो उसी के अंदर रहने लगा, ठीक है। इसलिए इसमें अपना खुद का डीएनए है, एक मेम्ब्रेन सिस्टम है। जैसे बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम होते हैं ना, इसमें भी 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। जो राइबोसोम हैं ये 70S होते हैं, ठीक है। और इसमें अब डीएनए है तो इसमें आरएनए भी पाए जाते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन होता है, अनुवादन होता है, तो उसमें काफ़ी सारे प्रोटीन्स एंड आरएनए के मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने एक बात कही कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक बैक्टीरिया है। तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात आना चाहिए, यदि ये बैक्टीरिया है तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया भी विभाजित होता है? जी हाँ, मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो ये द्विखंडन मतलब बाइनरी फ्यूजन के थ्रू 1 से 2 हो जाता है। ऐसे ही अपना नंबर सेल में मेंटेन करके रखता है विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय। अब जो एटीपी की जो सिंथेसिस है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। जो एटीपी है वो क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक में भी बनती है, ठीक है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में जो एटीपी बनती है, एटीपी सिंथेसिस की जो प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस होती है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण। ये चीज़ याद रखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।